नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी एलपीआई, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम जो हमारा है वो अर्धचालक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला है, चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो फ्रेंड, चालकता जो हमारी होती है वो शून्य ताप पर अधिकतम होती है हमारी। अगला है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में वैद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो फ्रेंड, अनंत हो जाता है हमारा परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में वैद्युत प्रतिरोध। अगला है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो वे फ्रेंड हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, जिनसे वैद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है। अगला है, अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो अतिचालकता के हमारे शून्य पारगम्यता के लक्षण होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, नौ आवेशीकृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सिरेमिक ऑक्साइड है हमारा नौ आवेशीकृत उच्च ताप अतिचालक। अगला है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ हमारा सिलिकॉन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया हमारी डोपिंग कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो डायोड का प्रयोग हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए करते हैं किसी सर्किट में। अगला है, अवरोधक के रूप में प्रयोग में क्या लाए जाते हैं? तो फ्रेंड, अवरोधक के रूप में प्रयोग में हम रबर को लाते हैं। अगला है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? तो कॉपर है, ध्यान रखिएगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु। अगला है, ओम के नियम का अनुसरण करने के लिए एक चालक का आवश्यक शर्त है। तो फ्रेंड, ओम के नियम का अनुसरण करने के लिए एक चालक का आवश्यक शर्त जो है वो है कि चालक का तापक्रम जो होगा वो स्थिर होना चाहिए, तभी वह ओम के नियम का अनुसरण करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा अगर उसका तापक्रम स्थिर नहीं होगा तो। अगला है, रबड़, शुद्ध जल, लौण जल और बेंजीन में से कौन सा वैद्युत का चालक है? तो बेंजीन है, ध्यान रखिएगा, वैद्युत का चालक। अगला है, जो धातु वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है उसका चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर सर्वाधिक होता है, जो धातु वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो फ्रेंड, चुंबकीय कंपास की सुई जो हमारी है वो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा मैक्सवेल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, वो हमारा क्यूरी ताप कहलाता है, जो ताप हमारे लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो फ्रेंड, चुंबक के मध्य में न्यूनतम होती है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति। अगला है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। अगर हम किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा।
अगला है टंगस्टन का गलनांक। बिंदु लगभग है, तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु जो हमारा होता है वो 3000 सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड हम बहुलमापी का प्रयोग धारा, वोल्टता और प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। अगला है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच और रेक्टिफायर में से क्या है? तो रेगुलेटर है, ध्यान रखिएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए हम रेगुलेटर प्रयुक्त करते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर, स्वप्रेरण, आन्योन प्रेरण, जनरेटर और इन्वर्टर में से किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा आन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। अगला है फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? तो फ्यूज तार जो फ्रेंड हमारा होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है अवरोधक बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम, जिंक और नाइक्रोम में से किसका प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है अवरोधक बनाने के लिए। अगला है यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाएगा तो, ध्यान रखिएगा। अगला है अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? तो प्रतिरोध शून्य होता है अति चालक का, ध्यान रखिएगा। अगला है चालक में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला है पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीडर का उपयोग होता है। तो फ्रेंड पावर ट्रांसफार्मर में हम ब्रीडर का प्रयोग वायु से नमी को खींचने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में हम ब्रीडर का प्रयोग वायु से नमी को खींचने के लिए करते हैं। अगला है विद्युत बल्ब में क्या भरी जाती है? तो फ्रेंड विद्युत बल्ब में हमारी नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला है फ्रेंड गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? तो हम धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अगला है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? तो हमारा नर्म लोहा है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य। अगला है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। यदि चालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। अगला है चालक का प्रतिरोध पदार्थ की किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। चालक का प्रतिरोध जो होगा वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगला है चालक की अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी चालक के अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगला है प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो फ्रेंड प्राकृतिक चुंबक जो हमारे होते हैं वो लौह धातु के अयस्क होते हैं। अगला है स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल। अगला है चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर भोगी होगी। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नति सुई की दिशा। अगला है लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो लेंज का नियम जो हमारा है वो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के नियम पर है, ध्यान रखिएगा। लेंज का नियम हमारा। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग
प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ओर्ट्रेड ने की थी। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम। ध्यान रखिएगा। अगला है वैद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड, वैद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज का तार गल जाए और परिपथ हमारी टूट जाए, ताकि हमारे जो घरों में बिजली के यंत्र हैं वो जलने से बच जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, वैद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।